ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा सेट है और इसी प्रकार से मैंने आपको पहला सेट कवर करा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु का, उससे अलग ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है ना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस जो नया वाला फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है वो टेस्ट नहीं है, ये उससे अलग टेस्ट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 1946 में, ठीक है ना। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था। उस समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड बेबल था। यहाँ पर देखिए कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि अन्य 3 यहाँ पर देखिए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है और देखिए जो ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए नया फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वो टेस्ट नहीं है, उससे अलग ये दूसरा टेस्ट है। तो इसको पूरा लगाइएगा और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? बताइए, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? तो देखिए मैग्ना कार्टा को जारी कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1215 में किया गया था, 1215 में किया गया था और यह इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जारी किया गया था। यह इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा, याद रखिएगा, इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था, ठीक है। और इसे महान चार्टर के रूप में भी जाना जाता है, इसको महान चार्टर के रूप में भी जाना जाता है, महान चार्टर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा ने पहली बार कानून के शासन की अवधारणा को स्थापित किया था और यह मानते हुए कि राजा भी कानून के अधीन है और यह राजा की शक्ति को सीमित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ख जो है किससे संबंधित है, ये अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यह अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। तो आप जानते हैं कि 43 ख कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है ना। और देखिए यह जोड़ा गया था आपको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। सब लोग बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है, ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति है इसमें। और अनुच्छेद 111 में क्या है? तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया था?
तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1990 में। 1990 में, ध्यान रखिएगा कब किया गया था, 1990 में। ठीक है, 1990 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, हो सकता है पूछ लिया जाए। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसको भारत ने रद्द किया। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, लिए गए हैं। आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जो है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। चलिए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली को। ठीक है, मूल अधिकार वगैरह अमेरिका से लिया गया है। देखिए, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य अपना बिहार था 2006 में, और अभी इनमें से सभी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। नोटा के अंतर्गत देखिएगा कि मतदाता पत्रों या ईवीएम में एक विकल्प के तौर पर उपयुक्त में से कोई नहीं का प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा कि नोटा, ठीक है ना। और देखिए 2013 में इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद देखिए अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा के चुनाव हेतु नोटा के विकल्प के प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय दिया था। चलिए देखिएगा 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, सिंपल सा बात है। तो दल परिवर्तन रोधी कानून को, ठीक है ना। चलिए 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से है। उसके बाद देखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है, बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद जो है ना, ये अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 3 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कही गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 2 जो है ना, अनुच्छेद 2 ध्यान दीजिएगा, इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात है। चलिए देखिएगा कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, गरीब, गरीबों पर। तो यहाँ पर देखिएगा गरीबों पर दया करनी चाहिए हमें, इसमें जो है ये जातिवाचक है। गरीबों जो है ना रेखांकित किया गया है, ये जातिवाचक है। जातिवाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नियति का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नियति का पर्यायवाची जो होगा वो आपका हो जाएगा भाग्य, ठीक है ना। भाग्य नियति में यही है, यानी कि भाग्य में हमारे यही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि आरोह का विलोम शब्द क्या होगा। आरोह का, तो आरोह का जो होगा ये आपका अवरोह हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा इसका। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना, ठीक है ना, और अवरोह का उतरना हो जाएगा। देखिए अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अनेक अर्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। देखिए भव का अनेकार्थी शब्द होता है संसार, जन्म, क्षेत्र, उत्पत्ति आदि, ठीक है ना। बाकी ये सब सही दिए गए हैं। यहाँ पर पुष्कर का अनेकार्थी शब्द तालाब भी होता है, कमल भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद माधव का देखिए, माधव का विष्णु, बसंत, ऋतु इत्यादि होता है, ठीक है। रश्मि का होगा किरण, डोरी इत्यादि। तो ये सब सही दिया गया, ये अलग दिया गया है। चलिए निष्प्रह, यहाँ पर देखिए निष्प्रह का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इच्छा रहित हो, ऑप्शन नंबर बी। जो इच्छा रहित हो उसको निस्पृह कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो स्पर्श रहित हो उसको अस्पर्श कहा जाता है, इस तरह से अस्पृश कहा जाता है, ठीक है ना। और जो मृत्यु रहित हो उसको अमर कहा जाता है, क्लियर। चलिए बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बिना पढ़ा हुआ अंश। तो देखिए बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए होगा अपठित। क्या होगा फ्रेंड्स, अपठित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया है अपठित,
ठीक है। अच्छा, जो पढ़ने योग्य न हो उसको अपठनीय कहा जाता है, जो पढ़ने योग्य न हो उसको अपठनीय कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि इसमें से श्रृंखला कौन सा शब्द सही लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन ए राइट लिखा गया है। देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना यानी कि इसका मुहावरा का अर्थ है कि बहुत कुछ कह देना थोड़े शब्दों में, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। उसके बाद देखिएगा कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में परावर्तित किरण 20 डिग्री कोण से घूम जाती है, 20 डिग्री कोण से, ठीक है ना। नियत रखते हुए यहाँ पर आपतित किरण को दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाती है 20 डिग्री कोण से। देखिएगा कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु पर परत होता है, किसका परत होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेरियम ऑक्साइड की तहें होती हैं, परतें होती हैं। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित होती है तो इनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। तो फ्रेंड्स, लगभग 17 डिग्री होता है, ठीक है ना। पृथ्वी का भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग होते हैं, 17 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सही है। तो धातु के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक, सॉरी, सत्य नहीं है। देखिए, वही बोल रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, धातुओं के गुण आपको पता होने चाहिए। धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, और एक और गुण याद रखिएगा, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब होता है कि जब उन्हें पीटा जाता है या उन पर प्रहार किया जाता है तो एक बजने वाली या गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी को प्रतिध्वनि बोला जाता है। तो धातु प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, क्योंकि धातु प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, आघातवर्ध होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए, देखिएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होगा, गतिज ऊर्जा और संवेग में, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और ये संवेग है, ये द्रव्यमान है एम, ठीक है ना। तो संवेग को दोगुना करने पर देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, संवेग को जो है दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये रिलेशन याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है 24 नंबर हमारा, कि डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर इफेक्ट। तो देखिए, डॉपलर इफेक्ट जो होता है ना, ये क्या होता है। तो देखिए, आवृत्ति की बदली हुई प्रतीत होने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। देखिए, जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्योंकि, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। धातु उष्मा का सुचालक होते हैं और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर चला है। इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगा है। तो कार की औसत चाल बताइए। तो आपका 400 का दूरी है, बटा 8 कर दीजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। टॉमस मुनरो याद होगा आपको, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक, ठीक है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार जो है लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था। ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, ट्राइफेड की स्थापना किया गया था कब, तो 1987 में, ठीक है ना। जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार ने 1987 में ट्राइफेड की स्थापना किया था, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। दरअसल कभी कभी एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किसकी रचना है? तो आपका एडम स्मिथ की रचना है, ठीक है ना। चलिए, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ पर किया गया था? प्रथम जूट उद्योग की स्थापना 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता रिसरा में किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी, और यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से संबद्ध है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, बट यहाँ पर पूछा गया है महिला किसान दिवस। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है कितना? 256 किलोबिट्स प्रति सेकंड है, 256 किलोबिट्स प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, ये किया गया है 15 से लेकर के 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए, ठीक है ना। और ये योजना 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा गरीब परिवार के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तारकाई की खोज किसने किया था? तारकाई की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये बावेरी ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तारकाई को सेंट्रियोल भी बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर। चलिए, एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका किसके द्वारा? रेट्रोवायरस के द्वारा। रेट्रोवायरस विषाणु के द्वारा प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो सबसे अधिक छोटी आंत की होती है ना, तो सबसे ज़्यादा लंबाई अधिक होगी क्षुद्रांत की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्षुद्रांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया था ह्यूगो डिब्रीज ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? लसिका। तो लसिका जो होता है ना, ये प्लाज्मा की तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल की मात्रा इसमें अधिक होती है। अच्छा, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो देखिए, ये हार्मोन कौन सा है जो स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो फ्रेंड्स, ये एड्रेनेलिन है। और एड्रेनेलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं ना, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी हैं? तो ये 6 मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, 6 मांसपेशी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर रेटक्स, मीडियल रेटक्स, लेटरल, इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब है, ठीक है ना। तो 6 आप याद रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ से गणित का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 43 से लेकर के 52 तक में। मैं फटाफट इनका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग बनाइएगा इसको। इसका डी हो जाएगा 45 का, देख लीजिएगा 45 का और 46 का दोनों बता देता हूँ। 45 का ए, 46 का भी ए हो जाएगा। ईमानदारी से आप सभी लोग सेशन के एंड में मैथ को छोड़ करके अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, इसका भी बी हो जाएगा। देखिए 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका सी हो जाएगा, और 50 का बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, और 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका हो जाएगा। चलिए, नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर के अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने जो है मैक्स प्लान का क्वांटम सिद्धांत लिया था, ठीक है ना। इसी का सहारा लेकर इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 7 से लेकर के 7.8 तक का रेंज होता है ये, ठीक है। वायु में आयोडीन की विलयन कैसा विलयन है? तो वायु में आयोडीन का विलयन जो है ना, ये कैसा विलयन है? तो गैस में ठोस का विलयन है ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ अयस्क हैं, दूसरे तरफ उनके तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सीरोसाइड जो होगा ना, सीरोसाइड ये आपका हो जाएगा सीसा का, ठीक है। कैसिटेराइड जो होगा ये आपका हो जाएगा टीन का। उसके बाद पायरोलुसाइड जो होगा वो आपका मैग्नीज का हो जाएगा, और स्टिबनाइड जो होगा ये एंटीमनी का हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए देखिएगा, कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? कैलोरीमीटर के निर्माण में तो फ्रेंड्स तांबा का प्रयोग होता है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन जो है ये आपका हेसन क्लेवर विधि से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक सही यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखिएगा, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये आप चीज़ जानते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो चूंकि इसके समस्थानिक होते हैं तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चलिए, तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। गंधकाम्ल, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 92 हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि 2 तत्व पारा और ब्रोमीन, ये 2 एलिमेंट हैं, पारा और ब्रोमीन, ठीक है। ये कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो पारा। कौन सा अधातु है? तो ब्रोमीन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा यहाँ पर बॉन्टेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो फ्रेंड्स, ये कौन था ये? तो ये आपका था कार्नेलियस डी हाउटमैन, ठीक है। 1596 में कार्नेलियस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बॉन्टेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन? तो देखिए, फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता जो था ना, ये कैंपबेल था। और फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? 1826 में ज्यूरी अधिनियम का, तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है ना। भारत में इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण का जनक भी भारत में इनको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा पर जो है कौन सा नगर है? तो आलमगीरपुर इसमें से हो जाएगा, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर है, उत्तरी सीमा पर मांडा है कश्मीर में, ठीक है ना, उत्तरी सीमा पर है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी सीमा पर सुतकांगडेर है ये, और आपका दक्षिणी सीमा पर दैमाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली में क्रमिक अवस्था है, क्रमिक अवस्था इसमें से पूछा गया है। तो ये क्रमिक अवस्था कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु, ये क्रम दिया गया है, ठीक है।
संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता है। संघ की सदस्यता लेना श्रवण कहलाता है। और श्रवण के 10 वर्ष के बाद जब उसकी योग्यता स्वीकार कर ली जाती है तब उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है। बल्लाल चरित के रचनाकार आनंद भट्ट है। ठीक है ना, आनंद भट्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। हर्षचरित की रचना किसने किया है? वानभट्ट ने किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना और मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? तो देखिए जरीबाना जो होता था ये सर्वेक्षण शुल्क होता था 2.5%। ठीक है ना। और आपका मुहासिलाना जो होता था ये कर संग्रह शुल्क होता था 5%। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई है? तो फ्रेंड्स देखिए इन सब की रचना जो है ना ये रचना हुई है बिहार में। ठीक है ना, बिहार में हुई है इन सब की रचना। बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक हैं, 3 पिटक हैं, तीनों पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो फ्रेंड्स ये 36 सदस्य चुने गए थे। याद रखिएगा इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो ये समस्या बना दिया था किसने? काउंट काबोर ने। काउंट काबोर ने। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। भारत के उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ये प्रमाण मिलते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा पराचुंबकीय परिमाणों में संकेत से यह पता चलता है कि स्थलपिंड उत्तर दिशा में सरका है। तो यहाँ पर उत्तर को हो जाएगा। अच्छा भारत के किस राज्य में देखिएगा बोर्डीलाइची नामक तूफान चलते हैं? देखिए बोर्डीचीला नाम ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बोर्डोईचीला। तो बोर्डोईचीला ये नाम ही इस तरह सा है कि आप पकड़ लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का है, असम का। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीन स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो देखिए किस मृदा परिच्छेदिका में जो है जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो स्तर 0 पर। अच्छा हथनी कुंड परियोजना का संबंध है? हथनी कुंड, तो हथनी कुंड परियोजना का संबंध जो है ना ये आपका यमुना नदी जो है जल विवाद से है। ठीक है। यमुनानगर जिले में, हरियाणा में यमुनानगर जिला है, वहीं पर यमुना नदी पर निर्माणाधीन है ये हथनी कुंड परियोजना के लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। जैसे पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? पृथ्वी का आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? बताइए। तो देखिए करोड़ जो होता है ना उसमें निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। ठीक है। और इसमें 15% राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? तो अरेबिका की खेती की जाती है कहाँ पर? लैटिन अमेरिका में। ठीक है ना, लैटिन अमेरिका में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 80 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है और देश दिया गया है। अच्छा ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? बताइए। ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया पूछा गया है कौन सा असत्य है? तो ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा नामक गैस उत्पादक क्षेत्र कनाडा में है। तो ब्रिटिश कोलंबिया गलत दिया गया है, ये ब्रिटेन नहीं कनाडा होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है असत्य दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं ये सब सही दिया गया है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है ना ये आपका गया में पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी गया में पड़ेगी। चलिए बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 1874 में। 1874 में हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैंग्वेजेस ऑफ द नोटिस शुड बी, बताइए क्या होना चाहिए? तो शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल, इस तरह का होने चाहिए। अच्छा चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो गॉड इज ओमनीपोटेंट, इसका हिंदी क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ईश्वर क्या है इसमें से? ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान है। चलिए उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया मोर डिफिकल्ट देन, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पेलिंग राइटिंग। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए द फ्रेजल वर्ब बियर अवे, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विन। ठीक है। अच्छा, द खाली स्थान दिया गया, ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा द पर्पस ऑफ द नोटिस। ठीक है ना, तब जाकर के ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अच्छा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यहाँ पर कौन सा सही दिया गया मेंटेन में, तो मेंटेन में आपका सही ये वाला मेंटेन सही लिखा गया है। ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इट इज टू टायर्ड टू वॉक, सॉरी ही इज टू टायर्ड। ठीक है ना, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट वॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए प्लेस ऑफ रेसलिंग इज, क्या कहा जाता है, प्लेस ऑफ रेसलिंग इज, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है एरेना। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा कि दी गई आकृति है यहाँ पर, और यह इसमें कह रहा है कि कौन सी इसमें से जो है प्रतिबिंब, देखिए दर्पण एमएन की स्थिति पर रखा गया हो तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये वाली प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा, दर्पण पर ये उलट जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि 2 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है, तो ये यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है 4 हो जा रहा है, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है तो ये 16 हो जा रहा है, जोड़ दीजिए देखिए 20 आ रहा है। फिर उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा तो ये 90 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर करिए 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, तो ये आपका 26 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 26 आ जाएगा। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए कौन सा जो है लेटर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आर और डी आ जाएगा। ठीक है ना, आर डी आ जाएगा, इसमें से आर और डी आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है 2 घसक रहा है, 2 घसकते हुए आ रहा है, ये सब पर 2 घसकते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर जो है PQRST, तो यहाँ आर आ जाएगा, तो इसी से पकड़ लीजिएगा आर। फिर यहाँ से उसी प्रकार से 2 घसकते हुए आ रहा है। ठीक है ना, तो F के बाद देखिएगा, F के बाद क्या हो जाएगा DEF, तो D हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यह आकृति दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि श्रृंखला को पूरा कौन सा करेगा, ये प्रश्न आकृति है, तो पूरा देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिखाई दे, है ना। चलिए अब दिख रहा होगा, आई होप कि आपको पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो केंद्र का जो है पहला वित्त पोषित जो है गाय अभयारण्य ये आपका बनेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ठीक है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा देखिएगा समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास जो है ना ये किसके बीच होता है, तो देखिए 2025 वाला अगर हम बात करते हैं संस्करण का, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ठीक है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इसको आप ध्यान रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये शुरू हुआ था बंगाल की खाड़ी में, भारत और इंडोनेशिया। उसके बाद देखिएगा कि तुर्की और सीरिया में देखिए ये विनाशकारी भूकंप आया था, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वायुसेना का जो विमान गया था इसमें सहायता के लिए, तो ये कौन सा विमान गया था फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये C-17 ग्लोब मास्टर था। और जो ऑपरेशन चलाया गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ये पूछा भी जा सकता है अभी। ठीक है ना, और देखिए अभी ईरान से वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन मर्यादा जो है किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये चलाया गया है आपका किसके द्वारा, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। राज्य में जो तीर्थ स्थान है और पर्यटन स्थल है उनको स्वच्छता बनाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा देखिए HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है, तो देखिए इसका जो है अलग अलग टर्म बनाया हुआ है। भारत ने क्या किया है कि इसको 4 चरण में जो है आपका HFC को समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। 2032 में जो है 10% तक, 2032 में अगर पूछेगा 10% तक कम करने का तो 2032 में। ठीक है ना, 2037 में 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, 2042 में 30% तक का लक्ष्य कम करने का रखा है, और 80% रखा है 2047 में। ठीक है,
इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है भारत? तो 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, HIV एड्स को भी खत्म करने का 2030 तक रखा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2023 के विश्व के टॉप 50 महानतम स्थान में, अब आप 25 वाला याद रखिए, यह महानतम स्थान में किसको जगह मिला हुआ है? तो 2050 में जो है आपको याद रखना है कि भारत का जयपुर में रैफेल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जयपुर में रैफेल्स, बांधवगढ़ में ओबराय विंध्य विलास वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट और मुंबई में पपाज रेस्टोरेंट, ये 3 जगह हैं। एक आपका जयपुर में हो गया आपका रैफल्स, बांधवगढ़ में हो गया ओबराय, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, देखिए ओबराय विंध्य विलास वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट 2 हो गया, और मुंबई में पापाज रेस्टोरेंट, ठीक है ना। ये 3 स्थल हैं, तीनों को याद रखिएगा आप वर्तमान में 2025 में। फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।